अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अभी कुछ महीनों में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में किस तरह से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं आप, और आपने पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है और आपने तमाम सब्जेक्ट्स को किस तरह से कवर करना है, उनका सिलेबस कैसे कवर करना है, फिर आपने टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह सीखनी है, पेपर प्रेजेंटेशन को आपकी कैसी होनी चाहिए। इस सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। और बायो का पेपर भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मुश्किल होता है, हालांकि मुश्किल होता नहीं है। बोर्ड का पेपर बहुत आसान आता है। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करके आप बायो में फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। और अभी जो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता रही हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिल्कुल टॉप करना चाहते हैं, फुल बायो में मार्क्स लेना चाहते हैं और बोर्ड में पोजीशन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये वो वाली टिप्स हैं जो हर बच्चा फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो एवरेज मतलब स्टूडेंट्स की तादाद होती है, ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बायो का पेपर इस तरह करते हैं कि चलो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, जैसे बुक में लिखे हुए बिल्कुल वैसे लिखती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी वैसे लिख दिए और लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बना दी। लेकिन जो एक टॉपर का पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी बच्चों से। तो अब उसमें आपने क्या क्या करना है, आपने अपने पेपर में ऐसी क्या चेंजेस लानी है कि आपका पेपर एक टॉपर का पेपर लगे और एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स देने पर, या जितने भी आपके बोर्ड में फुल मार्क्स होते हैं वो देने पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स को लगता है कि मार्क्स जो होते हैं ना वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कटते हैं, हालांकि असल मार्क्स जो होते हैं ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस में कटते हैं। जिस बच्चे के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे होंगे उसके ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स उसको मिलेंगे, क्योंकि तब तक एग्जामिनर का ना माइंड बन चुका होता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स अच्छा है, इसका पेपर अच्छा है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन इसने अच्छे लिखे हैं, तो यकीनन इसने लॉन्ग भी अच्छे लिखे होंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लॉन्ग क्वेश्चन को बैठ के पूरा पूरा पढ़ें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपने करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बुक से बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं। होता ये है कि बुक में ना जैसे लिखा हुआ है आपने याद कर लिया, पेपर में बिल्कुल उसी तरह सीधा सीधा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बुक से चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद आपने पास्ट पेपर्स उठाने हैं और देखना है कि उसमें किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपने कोशिश करनी है। सेकंड चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी आपने पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन को हमेशा आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग बन रही है तो ज़रूर बनाएं, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर लगता है आपका जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स देंगे, ठीक है। और एग्जामिनर के लिए उतना ही आसान होगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन को चेक करना, और एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा खुश होगा। उसके लिए पेपर को चेक करना आसान है, तो इसका मतलब है कि वो आपको फुल मार्क्स देते जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ना, ये बहुत कम बच्चे करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, एंड बिलीव मी ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है पेपर का। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास वैसे तो टाइम नहीं होता बायो के पेपर में, लेकिन आपने टाइम निकालना है। आपने बायो के हर शॉर्ट क्वेश्चन में, हर में तो नहीं, जिसमें मतलब आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर एक डायग्राम आ सकती है और अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ तो मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और शायद वो मुझे आगे वाले सवालों में भी इसका फ़ायदा हो जाए। यानी अगर इस सवाल में मुझे 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं और वो मेरी डायग्राम देख कर एग्जामिनर खुश हो जाता है, तो आगे वाले सवालों में वो शायद बगैर पढ़े भी मतलब नंबर दे दे। क्योंकि जब एग्जामिनर का माइंड बन गया है ना कि आपका पेपर अच्छा है, तो फिर उसने आपको अच्छे ही मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो एक तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में डायग्राम्स बनानी है, दूसरा आपने हेडिंग्स देनी है, पॉइंट्स के फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूर करनी है आपने पास्ट पेपर्स को देखकर। तो ये आपकी बायो की शॉर्ट क्वेश्चन की गाइडलाइंस होगी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन सब बच्चों को पता है कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बनानी है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी लगे और उसकी थोड़ी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। और डायग्राम तो मस्ट है, मतलब अगर आपके किसी बुक में आप कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जिसकी बुक में डायग्राम नहीं दी हुई, तो आप उसको गूगल से डायग्राम निकालें। लेकिन आपने बोर्ड के पेपर में, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है, तो आपने सिर्फ वही लॉन्ग अटैम्प्ट करना है जिसमें आपकी डायग्राम बन रही हो, ठीक है। और अच्छी सी डायग्राम बनानी है, उसको प्यारा सा लेबल करना है, मार्कर से डायग्राम बनानी है और उसको लेबल भी बहुत अच्छे से करना है ताकि आप, और उसको ना बॉक्स में बंद कर देना डायग्राम को। इस तरह करने से आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स लेना बहुत आसान काम है, लेकिन सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है ना वो कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है। इस वजह से मुश्किल लगती है क्योंकि
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं पहले जो अपनी वीडियो बना चुकी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने पर, मैं एक अलहदा से वीडियो बना चुकी हूँ। तो पहले तो आप जाके उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का क्या तरीका बताया है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसके रिएक्शन याद करने का तरीका सिर्फ एक है कि उन रिएक्शंस को बार बार लिखना। आप बार बार उन रिएक्शंस को लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा बुक से देखकर, उसके बाद ज़बानी लिखें, उसके बाद जो भी आपकी गलतियाँ उनको चेक करें, उसके बाद दोबारा लिखें, और एक दफ़ा बुक बंद करके सारे रिएक्शंस लिखें। क्योंकि मेरा जब सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर था, तो मैंने एक दफ़ा बुक बंद करके सारे रिएक्शंस शीट्स पे बैठ के लिखे थे। तो इससे आपको इतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको पता चलता है कि हाँ अब मुझे सारे रिएक्शंस आते हैं। जब आप एक दफ़ा बुक बंद करके सारे रिएक्शंस लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है और आपको भूलता भी नहीं है पेपर में। तो रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह प्रिपेयर करने हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो केमिस्ट्री के पेपर में रिएक्शंस कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्कर से लिखते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि आप रिएक्शन मार्कर से लिखें। हाँ, रिएक्शन आप पेन से लिखें, क्योंकि मार्कर से थोड़ा मोटा हो जाता है, कोई गलती हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और थोड़ा नीट नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, आपने पेन से रिएक्शन लिखना है, लेकिन उसको आपने मार्कर से आउटलाइन कर देना है ताकि आपका रिएक्शन सही लगे। और अगर आपने बिल्कुल सही रिएक्शन लिखे, आपको मतलब बिल्कुल आप श्योर हैं, तो ही आपने उसको बॉक्स में बंद करना है। अगर आप श्योर नहीं है, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं इस रिएक्शन में मैंने शायद थोड़ी सी गलती कर दी है, तो फिर आप उसको बॉक्स में बंद ना करें। हो सकता है एग्जामिनर उस पर इतना गौर ना करें, ठीक है। और आपका रिएक्शन अगर खुदा न खास्ता कहीं आप भूल गए हैं, आप गलती हो गई है, तो हो सकता है वो आपका सही कर दे, ठीक है। तो अगर तो बिल्कुल फुल्ली श्योर हैं कि हाँ सारे रिएक्शन सही लिखे हैं, तो उनको मार्कर से आउटलाइन भी कर दें। अगर किसी एक आध रिएक्शन में डाउट है तो फिर उसको आउटलाइन ना करें ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। इसके अलावा जो रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं, जैसे कैटलिस्ट वगैरह, जो एरो के ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं, वो आपने ज़रूर याद करनी है। वो आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और वो आपने रिएक्शन में लिखनी भी होती हैं। अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो आपको रिएक्शन में फुल मार्क नहीं मिलेंगे, आधा नंबर मिलेगा। अगर 1 नंबर का रिएक्शन है तो उसका आपको आधा नंबर मिलेगा, बिकॉज़ आपने कैटलिस्ट नहीं लिखा, आपने उसके ऊपर वाली चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो केमिस्ट्री को आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं फ़िज़िक्स किस तरह प्रिपेयर करनी है। तो अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स का पेपर जो होता है उसमें ये होता है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट में होता है न्यूमेरिकल और एक पार्ट में होता है थ्योरी का पार्ट होता है। लेकिन उस थ्योरी के पार्ट में भी मोस्टली आपको डेरिवेशन वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको कोई इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। तो अगर जो आपने फ़िज़िक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके आराम से फुल मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल सारे सही सॉल्व किए हैं और आपने डेरिवेशन वगैरह सारी अच्छे से की हुई हैं और आपने कोई एमसीक्यू भी गलत नहीं किया, तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपके इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। फ़िज़िक्स को प्रिपेयर किस तरह से करना है, फ़िज़िक्स के लिए सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल सारे फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम जब तक आते हैं तो न्यूमेरिकल्स की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि उनके आंसर्स भी याद हो जाते हैं। एक गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो करते हैं, जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको नहीं करते। हालांकि कभी कभी बोर्ड के पेपर में एग्जांपल्स में से भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आपने एग्जांपल्स भी सारी सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स भी सारे सॉल्व करने हैं, और आपने इतनी दफ़ा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है कि आपके फिंगर टिप्स पर उनके आंसर याद हो, ताकि अगर आप बोर्ड के पेपर में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको उसका आंसर याद हो और आपको बिल्कुल श्योर हो आपके हाँ मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है। इसके अलावा डेरिवेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोई इक्वेशंस वगैरह ड्राइव करनी है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और आपने जो हर क्वेश्चन में, मतलब आप जब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखें तो कोशिश करें हर क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी का पार्ट ना लिखें, कोई ना कोई फार्मूला, कोई ग्राफ, कोई फ़्लो चार्ट, कोई इस तरह की चीज़। जैसे बायो में मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है किसी न किसी तरह की डायग्राम बना देनी, छोटी सी डायग्राम बना देनी, ताकि आपकी शीट भी ज़ाया ना हो, टाइम भी ज़ाया ना हो और आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ जाए। फ़िज़िक्स के पेपर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, वो ये फार्मूले, ग्राफ्स, ये चीज़ें, फ़्लो चार्ट्स, ये चीज़ें अच्छी मतलब एग्जामिनर को अच्छी लगती हैं और उसको लगता है कि हाँ इस बच्चे का पेपर जो है ना वो बाकी बच्चों से डिफरेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, फार्मूला लिख के ना उसको आपने मार्कर से आउटलाइन कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ना वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी गई है, तो आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखकर उसको बस नहीं कर देना, नीचे आप उसका फार्मूला लिख दें, ठीक है। उसके नीचे आप उसका ग्राफ बना दें,
जो भी आपके वेलोसिटी के ग्राफ बुक में बने हुए हैं उसमें से कोई एक ग्राफ बना दें। तो इस तरह ये चीज़ पूछी तो नहीं गई क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो आपका पेपर अच्छा लगेगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इससे वो आपके आगे वाले सवालों में जो आपने मिस्टेक्स की होंगी उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। और अगर उसने आपके शॉर्ट क्वेश्चन से ही उसके माइंड में ये इंप्रेशन बैठ गया कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया हुआ है, तो फिर वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन देखेगा ही नहीं, वो वैसे ही आपको इंशाल्लाह अच्छे फुल मार्क्स देता जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो फिज़िक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आप खाली ना छोड़ें, हर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ना कोई फार्मूला घुसा दें, ठीक है। नहीं भी उसकी जगह बन रही तो ज़बरदस्ती उसकी जगह बनाएं, उसको मार्कर से आउटलाइन करें, कोई ग्राफ उसके अंदर, ठीक है, ऐड कर लें, कोई फ़्लो चार्ट उसके अंदर ख़ुद ही अपनी तरफ से बनाकर ऐड कर लें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पेपर में ऐड करेंगे तो तभी आपका पेपर बाकी बच्चों के पेपर से डिफरेंट होगा और तभी आपके मार्क्स भी बाकी बच्चों से डिफरेंट आएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश और उर्दू के पेपर की। अच्छा, जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें तो मोस्टली बच्चों के ना अच्छे नंबर आ जाते हैं और मोस्टली जो अच्छे बच्चे होते हैं उन सब के साइंस सब्जेक्ट्स में आलमोस्ट फुल मार्क्स होते हैं। लेकिन जो गेम चेंजर है ना वो यही दो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और उर्दू। अब अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता कि कैसे उन्होंने इंग्लिश का पेपर करना है, कैसे उन्होंने उर्दू का पेपर करना है। अब इंग्लिश और उर्दू के पेपर में आपने करना क्या है, सेकंड ईयर में सबसे बड़ा जो आपका सवाल होता है वो तो होता है एस्से का सवाल। और आपको कोई जितनी मर्ज़ी गाइडलाइन दे दे, लेकिन ये बात तो तय है कि एस्से में ना आपकी लेंथ ज़रूर देखी जाती है, ठीक है। आपने जिसने जितना बड़ा एस्से लिखा होता है ना उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि एस्से का क्वेश्चन बच्चे एंड पे सॉल्व करते हैं, उस टाइम पेपर में टाइम थोड़ा बचा होता है, तो वो एस्से जो है ना उसकी लेंथ छोटी रह जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि एस्से के लिए आलमोस्ट आपके पास एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स का टाइम आपने ज़रूर निकालना है अगर आप एक अच्छा एस्से लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। और शीट्स भी आपको उसी हिसाब से प्रिजर्व करनी होंगी, क्योंकि आपने एस्से को अच्छा लिखना है। आपका 20 मार्क्स का एस्से है तो उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसमें आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। और एस्से में ना चाहे इंग्लिश का है चाहे उर्दू का है, आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने कोटेशंस डालनी है, आपने अशार उसमें डालने हैं, ठीक है। जितना आप उसको अच्छा बना सकते हैं ना आपने बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीधा पेन से लिख देंगे सारा तो वो एग्ज़ामिनर को चेक करने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने मार्कर से अच्छा करके कोटेशंस लिखी होंगी, अशार लिखे होंगे, कुछ जो उर्दू के पुराने टीचर्स हैं ना वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अशार नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कोटेशंस, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आपकी ना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी होती है, जब आपने बहुत ज़्यादा मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ हो, जब आपने अच्छे एस्से के अंदर अशार डाले हुए हों, कोटेशंस डाली हुई हों, ठीक है, तभी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी ना। तो आपने और मैंने जब मैंने उर्दू और इंग्लिश की गाइडलाइन के ऊपर एक अलहदा से वीडियो भी बनाई हुई है, और मैंने ये आपको सजेस्ट किया था उन वीडियोज़ में कि आप पूरा साल होता है आपके पास, तो आप क्या करें, एक अपना रजिस्टर ले लें और उसके ऊपर आप हर एस्से से रिलेटेड कोटेशंस जो हैं वो लिखते जाएं, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको वो कोटेशंस ढूंढनी ना पड़े। इसी तरह से उर्दू के लिए एक अलहदा से रजिस्टर बना लें और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के एस्सेज़ हैं उससे रिलेटेड अशार, आयात, हदीस और जो भी आपको उर्दू में अक़वाले ज़री वग़ैरह मिलते हैं वो उस रजिस्टर के ऊपर लिखते जाएं, ताकि फिर आप जब भी टेस्ट दें उन्हीं अशार को याद करें, उन्हीं कोटेशंस को याद करें, और जब आप बोर्ड के पेपर के लिए एस्से तैयार करने के लिए बैठें तब भी आप उन्हीं को करें, ताकि पूरा साल वो आपके रिवाइज़ भी होते रहें और पेपर वाले दिन आपको कोई मुश्किल भी ना हो कि आपको ढूंढने ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है उनके ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अब जब आपके टेस्ट हो रहे हैं, जो भी एस्से आपने तैयार करने हैं उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आप अपने पास एक रजिस्टर पे लिख लें और उसको संभाल के रखें, और पेपर में भी फिर उसी मटेरियल को यूज़ करके आपने एस्से तैयार करने हैं। तो एस्से का क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा तैयार करना है। इसके अलावा उर्दू इंग्लिश में बच्चे जहाँ मार खाते हैं वो होते हैं MCQs। तो MCQs के ऊपर ग्रिप आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैंने जो बुक्स यूज़ की थी वो सनशाइन इंग्लिश और शरा सरमाया उर्दू थी, और मेरे ख्याल से ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं ख़ास तौर पर MCQs प्रिपेयर करने के लिए। तो सनशाइन में जो MCQs दिए गए हैं उससे भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। शरा सरमाया में भी बहुत सारे MCQs दिए गए हैं, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो MCQs के ऊपर अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें, और इसके अलावा एस्से बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपने जैसे तशरीह हो गई, ख़ुलासा हो गया, ठीक है। ख़ुलासे में तो आप कोई कोटेशन वगैरह नहीं ऐड कर सकते, लेकिन तशरीह में आपने कोटेशंस भी डालनी है, आपने मतलब अक़वाल भी डालने हैं, अहादीस, जो भी आपको रेलिवेंट चीज़ मिलती है, अशार,
जो भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो बस इन 2 पेपर में जो चीज़ मैटर कर रही होती है, एक तो आपके एमसीक्यूज़ में पूरे नंबर आने चाहिए, मतलब ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना आखिरी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं उर्दू इंग्लिश के पेपर में, या ऐसे के लिए बहुत कम टाइम बचता है, तो फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि मैंने तो बहुत छोटा ऐसे लिखा, तो पता नहीं मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो फिर मार्क्स डिडक्ट भी हो जाते हैं अगर छोटा ऐसे लिखें तो उसके बाद आता है पाक स्टडीज़ का पेपर। पाक स्टडीज़ का पेपर जो होता है वो तो मतलब बिल्कुल उसमें आपने लिखते जाना है और बस आपने ना उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। तो उसके बाद आपने उस पेपर में ना मैटर ही आपकी प्रेजेंटेशन करी होती है, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके एक्सरसाइज वाले आते हैं, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, मोस्टली आपके एमसीक्यूज़ में ही से आते हैं। बाकी जो है ना, बस हेडिंग्स बनाएं और लिखते चले जाएं। इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा रटे मारने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। उसके अलावा बस अपनी वर्डिंग में ना आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करने, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, हेडिंग्स बना के लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पॉइंट्स की फॉर्म में हेडिंग्स बना के लिखें। और मोस्टली बच्चे जो इस तरह अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेपर करते हैं और साथ में एमसीक्यूज़ में पूरे नंबर लेते हैं, तो उनके पीएसटी में तो फुल मार्क्स ही आते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो एंड हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने 12th के बोर्ड में किस तरह से हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। और मैंने हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए अलहदा से वीडियो भी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।